खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी रिपोर्टर्स बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये 4 रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कहां से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत प्रत्यूष बिहार के रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। तो जयपुर से अरविंद पलावत राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से शरद व्यास भी जुड़े हुए हैं और साथ ही राधा कृष्ण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कोरोना वायरस को लेकर, और साथ ही हम जिस तरीके से लगातार ये भी देख रहे हैं कि मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है उनके राज्य, उसको लेकर भी हमारे रिपोर्टर्स तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं राजस्थान का रुख करूंगी। अरविंद पलावत, क्या ताजा खबरें राजस्थान की हैं और आज किन खबरों पर नजर रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की बात करें तो जिस तरह से रोजाना हम आपको बताते हैं कोरोना का अपडेट, लेकिन आज सबसे पहले बताना चाहूंगा कि राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जो है कल रात से यहां पर जारी है और कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर मई का जो महीना है यहां पर तेज गर्म हवाएं चलती है, लू के थपेड़े यहां पर लगते हैं और ऐसी स्थिति में लोगों को बड़ी राहत यहां पर मिल रही है। मौसम काफी खुशनुमा यहां पर हो चुका है और एक लोगों के लिए राहत की बात यह जरूर है कि इस मौसम में जहां पर वे घरों में दुबके हुए रहते हैं, कूलर एसी के सामने वहां पर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आज हल्की राहत उन्हें यहां पर मिली है। तापमान में काफी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि जो कई जिले हैं वहां पर 14 मई तक जो है बारिश का दौर वो जारी रह सकता है और इस दौरान बारिश यहां पर हो सकती है। इसके साथ ही आंधी अंधड़ की भी चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो वहीं यदि बात करें कोरोना को लेकर तो कोरोना के अब तक 3,988 जो मामले हैं वो राजस्थान में मिल चुके हैं और 174 जो मामले हैं वो यहां पर कल सामने आए थे और आज सुबह की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अब से कुछ देर में जारी होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि राजस्थान में जो प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग किया गया था उसमें पहले रिकवर जो व्यक्ति हैं उनको यहां पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर फरीद अहमद जो एसएमएस के ही एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे और एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक ऑपरेशन किया था ओटी में, इमरजेंसी ओटी में, और इस इमरजेंसी ओटी के अंदर जिस व्यक्ति का ऑपरेशन किया गया था वो कोरोना पॉजिटिव था, जिसके कारण इनके जो फरीद अहमद थे उनके साथ ही और भी कई डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव आए थे। उनके जब सैंपल्स लिए गए तो वो पॉजिटिव आए। इसके बाद में 22 दिन से डॉक्टर फरीद अहमद यहाँ पर एडमिट थे। 63 वर्षीय फरीद अहमद बीपी, शुगर के साथ ही डायबिटीज जो है इसके यहाँ पर पेशेंट है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो हालत जो है वो काफी क्रिटिकल थी। ऐसी स्थिति में उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दिया गया और प्लाज्मा थेरेपी से अब वो ठीक होकर के और घर पहुंच चुके हैं। और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी जिन पर अप्लाई किया गया था और वे ट्रायल में प्लाज्मा थेरेपी सफल हुई और उसके बाद में अब जब 7 दिन का पीरियड उनको हो चुका है, प्लाज्मा थेरेपी दी और रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है 2 बार, तो उसके बाद में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। साथ ही इस दौरान डॉक्टर्स में भी बड़ी खुशी देखी गई क्योंकि उनके साथ ही डॉक्टर थे, डॉक्टर फरीद अहमद, और काफी अच्छा और खुशनुमा काफी कुशल व्यवहार उनका माना जाता था। और ऐसी स्थिति में जो बड़ी संख्या में जो उनके स्टूडेंट्स थे वो भी वहां पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फरीद अहमद पर उन्होंने पुष्प वर्षा की और उन्हें घर के लिए रवाना किया। तो इसके साथ ही यदि बात करें राजस्थान के 33 में से जो 31 जिले हैं वो कोरोना की जद में है और 31 जिलों में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो यहाँ पर पाए गए हैं। लेकिन एक बात ये यहाँ कही जा सकती है कि जो नेशनल एवरेज जो है मोर्टेलिटी का उसमें राजस्थान उससे कम है। करीब 2.34 की जो रेट है वो यहाँ पर है, जबकि एवरेज जो रेट है नेशनल पूरे राष्ट्र की वो 4% यहाँ मृत्यु दर कोरोना से है। वही रिकवरी रेट करीब 58% राजस्थान की है। ऐसी स्थिति में राजस्थान एक बेटर कंडीशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि राजस्थान में लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी राहत की बात यहाँ कही जा सकती है। और राजस्थान की यदि बात करें तो अभी तक 2000 से ज्यादा जो लोग हैं, 2059 लोग हैं, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2324 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी रिपोर्ट
रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। और अब एक्टिव केसेस की यदि बात करें तो 1551 एक्टिव केसेस यहाँ पर हैं। हालांकि जयपुर की यदि बात करते हैं तो जयपुर में जो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो यहाँ पर है, और जयपुर में इनकी जो संख्या है वो 1247 यहाँ पर हो चुकी है। कल 28 केसेस मिले। साथ ही उदयपुर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, और कल भी बड़ी संख्या में 49 पेशेंट्स यहाँ पर मिले। इसके साथ ही जो संख्या है वो 182 यहाँ पर हो चुकी है। तो इसके साथ ही अजमेर की बात करें 232 पेशेंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन एक जो अभी तक जो मृतकों की संख्या है वो यहाँ पर 83 हो चुकी है। इसके साथ ही बात करें आज से जो ट्रेन है उनका संचालन हो रहा है नई दिल्ली से, और ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर आएंगी। और NWR जो है नॉर्थन वेस्ट रेलवे जो है उसके टेरिटरी में एक ट्रेन जो जयपुर पहुंचेगी, इसके साथ ही एक ट्रेन कोटा यहाँ पर पहुंचेगी। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको यहाँ पर राहत मिल सकती है। हालांकि जयपुर से जो साबरमती दिल्ली की जो ट्रेन है वो देर रात करीब 3:20 पर जयपुर पहुंचेगी, और उसके बाद 3:30 पर रवाना होगी। साथ ही कोटा में भी देर रात को जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल कोटा जो दिल्ली मुंबई सेंट्रल जो ट्रेन है वो यहाँ पर पहुंचेगी। और जी बिल्कुल। तो ये अहम जानकारी अरविंद पलावत हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे राजस्थान की। अब सीधे रुक करेंगे बिहार का। श्रीकांत प्रत्यूष हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार जुड़े हुए। श्रीकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं बिहार की? किस खबर पर आज हमारी नजर रहेगी? राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या माहौल है बिहार के? अंशिका, सबकी नज़र तो स्पेशल ट्रेन पर है जो आज से खुलने वाली है। पटना से भी एक ट्रेन रोज खुलेगी दिल्ली के लिए, और दिल्ली से पटना के लिए भी खुलेगी। तो 15 शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आगे और भी शहरों के लिए ट्रेन सेवा शुरू की जा सकती है। तो सबकी नज़र इसी पर है कि किस तरह से ट्रेनों का परिचालन होता है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जाता है, और कितना ध्यान रखा जाता है कोरोना के संक्रमण को रोकने की तैयारी का। तो ये इन सब बातों पर निर्भर करेगा। दूसरी बात यह है कि बिहार में लगातार तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। जब से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है, संक्रमण का जो ग्राफ है काफ़ी तेजी से बढ़ा है, और बिहार में 746 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। ये कल शाम तक का आंकड़ा है। कुछ देर में हो सकता है कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि डबल डिजिट में रोज मामले सामने आ रहे हैं। पटना में भी संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए पटना के 20 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराया गया। हालांकि सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 20 पत्रकार ही पहुंचे। सबका कोरोना टेस्ट हुआ, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सबसे बड़ी बात है, राहत वाली बात है। यानी कोई पत्रकार संक्रमित नहीं पाया गया है। आज भी पत्रकारों का कोरोना टेस्ट होगा। और इस बीच मैं बता दूं कि बिहार में राजनीति बहुत तेज हो गई है प्रवासी मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन को लेकर। आप देख रही हैं कि लगातार प्रवासी मजदूरों का बिहार आने का सिलसिला जारी है। रोज विशेष ट्रेन से, पैदल, अपने साधन से 20,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बिहार। और ऐसे में एक ट्रेन खुल गई बिहार से तेलंगाना के लिए, जिस पर 200 से ज़्यादा मजदूर गए। कहा जा रहा है कि तेलंगाना सरकार ने 20,000 से ज़्यादा मजदूरों की मांग की है बिहार सरकार से, और उस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को तेलंगाना जाने की इजाज़त दे दी, उनके लिए ट्रेन शुरू कर दी। तो इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का कहना है कि रिवर्स माइग्रेशन है। राज्य सरकार ने बाहर से आ रहे लोगों को एक दूसरी तरफ से भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि राज्य सरकार सक्षम नहीं है उनको काम देने में, उनकी सुरक्षा करने में, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने में। तो सवाल उठ रहा है कि जो मजदूर इस संक्रमण के खतरे के बीच बिहार आकर फिर बिहार से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और इसको लेकर बिहार की राजनीति बहुत तेज हो गई है। संजय पासवान के बारे में हमने कल दिखाया था कि संजय पासवान ने सभी मंदिरों को खोलने जाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये देश, दुनिया, ये धरती वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के बल पर जिंदा नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राचीन विज्ञान जो है, प्राचीन आयुर्वेद है, प्राचीन संस्कृति है, अध्यात्म है, उसके बलबूते पर ये धरती टिकी हुई है। और ऐसे में देवताओं का मंदिर बंद करना, देवी देवताओं का मंदिर बंद करना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग कुंठा के शिकार हो रहे हैं, घरों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकलने, मंदिर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो कई बिहार में कई तरह की मांगे उठने लगी हैं। इस बीच खबर आई है कि अब विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को खोलने का निर्देश दिया गया है, और ऑनलाइन पढ़ाई करने का निर्देश दिया गया है, और कहा गया है कि किसी भी कीमत पर एकेडमिक कैलेंडर पिछड़ना नहीं चाहिए। इस बात का सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षक और ध्यान रखेंगे। तो आप मानकर चले कि आज से
कॉलेजेज खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और इस बीच खबर आ रही है कि पटना के पंडारक के ढीबर उच्च विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर से जो सफाई कर्मी है, जो रसोइया हैं, वो भाग गए हैं क्योंकि उनमें दहशत हो गया है, उनको डर हो गया है कि वो भी संक्रमित हो जाएंगे। क्योंकि क्वारंटीन सेंटर पर जिस तरह से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर रसोइया में जो सफाई कर्मी हैं उनमें दहशत है और वो भागने लगे हैं। जहाँ तक बात करें झारखंड की, अंशिका, तो झारखंड में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी तक 162 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 28 प्रवासी संक्रमित निकले हैं और रैपिड डायग्नोस्टिक किट से उनकी जांच शुरू हो गई है। और 17 मई के बाद लॉकडाउन पर केंद्र के फैसले के साथ हेमंत की सरकार जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो केंद्र सरकार फैसला लेगी लॉकडाउन को लेकर, उसी का पालन झारखंड में किया जाएगा। यानी झारखंड सरकार अलग से कोई फैसला नहीं लेगी। पीएम से बातचीत कल हुई थी हेमंत सोरेन की और उस बातचीत से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने उस बातचीत में प्रवासियों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई थी और पीएम से आर्थिक मदद की भी मांग की थी। उन्हें आश्वासन मिला है, वो संतुष्ट दिख रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। चतरा के इटखोरी में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। नक्सलियों के नेता कामेश्वर उर्फ रंजित राणा को 5 नक्सलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, नक्सली साहित्य बरामद हुए हैं। एक दिन पहले भी पलामू में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी और वहां भी एक नक्सली नेता के साथ साथ 2 खूंखार नक्सली पकड़े गए थे, जिनके पास से एक कार्बाइन और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। तो झारखंड में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। नक्सलियों की गतिविधियों पर भी पुलिस की नज़र है और बिहार में भी इसी तरह से पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी सतर्क है। और बिहार के राजधानी पटना में 8 अपराधियों को एक लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी करते हुए धर दबोचा गया है। सबके पास से हथियार बरामद हुआ है और पुलिस उनसे पूछताछ करके ये पता करने में जुटी है कि अपराधी और क्या क्या योजना बना रहे हैं लॉकडाउन में आपराधिक वारदात की। अंशिका, चलिए श्रीकांत, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो श्रीकांत ने आप तक पहुंचाए। बिहार में इस वक्त क्या स्थिति है और मजदूरों को लेकर क्या स्थिति है और कई सारी ऐसी अहम बातें जो झारखंड से भी जुड़ी थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और सीधे चलेंगे हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे तमाम रिपोर्टर्स अपने अपने राज्य से जुड़े हैं और हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे मैं रुक करूंगी उत्तर प्रदेश का। राधाकृष्ण, उत्तर प्रदेश की क्या बड़ी खबरें हैं और किस पर आज हमारी नजर रहेगी? कल ही पीएम मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, उस बातचीत से क्या बातें अब तक सामने निकल कर आई हैं? सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है और ज्येष्ठ के ये 5 मंगल लखनऊ के लिए किसी भी बड़े पर्व से काफी बड़े होते हैं और लखनऊ और अवध की पहचान है ये ज्येष्ठ के 5 मंगल। और चूंकि जिस तरह से ज्येष्ठ के मंगलवार को लखनऊ समेत आसपास के जिलों में माना जाता है कि अधिसंख्यक घरों में खाना नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि इतने सड़कों पे भंडारे, प्याऊ और इस तरह के खाने पीने की सुविधा व्यवस्था होती थी और बजरंगबली के दरबार में दर्शनार्थियों के तांते लगते थे। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगा के लोग बजरंगबली के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचते थे। लेकिन आज पहली बार है इतिहास में जब लॉकडाउन के कारण ये चीजें, लखनऊ की जो ये पहचान है, ये नहीं वो हो पा रही है। हालांकि कई सुबह 4 बजे कई भक्त जो थे उनको लगा कि आज मंदिर खुला होगा, हनुमान सेतु मंदिर पे पहुंच गए, वहां से पुलिस ने उनको हटाया और कई मंदिरों की और सुरक्षा कड़ी की और उसके बदले पुलिस ने एक चीज वो किया है कि बजरंगबली का जो दर्शन करने के लिए उन्होंने ई दर्शन कराने की व्यवस्था करी है और उनकी आरती और उनकी पूजा अर्चना की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं और अपील की जा रही लोगों से कि आप ई दर्शन के माध्यम से ही उनका आशीर्वाद लें और ज्येष्ठ के मंगल को मनाएं। तो एक तो ये दूसरी चीज, आप जो कल प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की, उसको लेकर मुख्यमंत्री अभी 10 बजे के आसपास से अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह की चर्चा हुई है, जो लॉकडाउन को लेकर के या आर्थिक प्रगति को लेकर के या रोजगार को लेकर के, मजदूरों के भरण पोषण को लेकर के, इस पे रणनीति तय होगी, आज मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा आगरा को लेकर के जो चिंता जताई गई है, कानपुर को लेकर के जो चिंता जताई गई है,
है उस पर मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद एक रणनीति बन के आएगी कि आखिर किस तरह से किया जाए। आज से उत्तर प्रदेश में लोन मेला शुरू हो रहा है, जो सरकार ने वो किया है कि किसानों को, मजदूरों को, जो छोटे उद्यमी हैं उनको लोन दिया जाए और लोन के जरिए बैंक उन छोटे उद्योग शुरू करें, उसकी भी समीक्षा आज मुख्यमंत्री करेंगे दोपहर के बाद, क्योंकि आज ही से ये शुरू हो रहा है। तीसरी चीज जो शिक्षा को लेकर के वो है, तो अब ये तय किया गया है सरकार ने कि अब जितने दिन बचे हैं अभी जो गर्मी की छुट्टियों में, उनके तहत चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या विश्वविद्यालय हो, सभी में ऑनलाइन शिक्षा तय कर दी जाए और ऑनलाइन के जरिए ही शिक्षक शिक्षा देंगे। और इसमें एक चीज ये भी तय किया गया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप या जिस भी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है उसमें शिक्षकों की भी अटेंडेंस लगेगी। वो उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी कि हमने ये अपने छात्रों को, इतने छात्रों को किस माध्यम से हमने ये शिक्षा दी और इस चीजों को बताया। रोज का रोज इसका डाटा कलेक्ट होगा और उसके आधार पर शिक्षकों की तो कई सारी अहम खबरें उत्तर प्रदेश की हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी राधाकृष्ण, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दर्शकों के सामने रखे हैं। अब सीधा हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, मध्य प्रदेश की क्या बड़ी खबरें और किस पर नजर रहेगी? देखिए, जैसे कि कोरोना है तो मध्य प्रदेश में कोरोना तकरीबन 3700 के ऊपर पहुंच चुका है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, मरने वालों का आंकड़ा तकरीबन 221 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। यही सबसे महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज 4 प्रमुख बैठकें करेंगे, जिसमें केंद्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्री से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जो कोर टीम बनाई है कोरोना को लेकर बीजेपी की, उस टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 4 बजे होगी। इसके अलावा एक समीक्षा बैठक कोरोना को लेकर की जाएगी। तो इस तरह का कुछ कार्यक्रम जो उनके मंत्रालय में बैठकों के दौरान ये संपन्न किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री से कल बात हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी, और इस दौरान उन्होंने कई बातें कही है। शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह का जो नियम लॉकडाउन 3 में थे उसी तरह के लॉकडाउन 4 में भी नियम बने रहें, कि सुबह शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यापारिक संस्थान पर किसी भी तरह की कोई छूट न दी जाए, ताकि कोरोना को बचाया जाए, कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही साथ अन्य नियमों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। 15 तारीख तक का समय तय किया गया। 15 तारीख को सभी मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देनी कि किस तरह से अपने अपने राज्यों को संचालित करेंगे और किस तरह से वो आगे आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने जा रहे हैं। तो 15 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आने वाले समय में 17 तारीख के बाद किस तरह के हालात पूरे देश भर में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रमुख खबरें रहेगी। इसके अलावा राज्य की अन्य खबरें भी हैं, जिसको लेकर एजुकेशन को लेकर की बात करें, हेल्थ को लेकर बात करें, क्राइम को लेकर बात करें, तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें अन्य और भी हैं। जी चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे हम। छत्तीसगढ़ की क्या बड़ी खबरें हैं? प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले कोरोना के मामले सबसे कम है, तो फिलहाल क्या सरकार की तरफ से बातें सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हुई उसमें से क्या जानकारी अब तक सामने आ पाई है? अंशिका, कल तक जो कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या थी जो 10 थी, वो 4 और डिस्चार्ज हो गए, इसलिए अब मरीजों की संख्या मात्र 6 बची है। लेकिन चुनौतियां यहाँ पे नहीं है। चुनौतियां आने वाले टाइम में और भी मुंह बाए खड़ी है। जिस तरह से बाहर से मजदूरों को लाया जा रहा है स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से, आज 2 स्पेशल ट्रेन और आएगी, हैदराबाद से यहाँ पे पहुंचेंगी, जो बल्लारसा, दुर्ग, गोंदिया और बिलासपुर पहुंचेगी, जहां पर तकरीबन 1800 मजदूरों को लाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर 150 बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता जो है 3206 है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मजदूर बाहर से लाए जा रहे हैं, हालांकि स्टेशनों के अंदर तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई है, जहां पर मास्क देना, सैनिटाइज करना उनको, लेकिन जो उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, तो क्या सरकार के पास पर्याप्त ऐसी व्यवस्था है जिससे आने वाले टाइम में ये स्थिति और न खराब हो, वो नियंत्रण में। दूसरी बात, जो बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, अंशिका, तो पब्लिक जनता के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है, लेकिन जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की खाई बढ़ी हुई है आर्थिक पैकेज को लेकर, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि निर्भर आर्थिक पैकेज को लेकर ही है। कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भूपेश बघेल पीएम मोदी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने 2 बातों पर खास तौर से जोर दिया। पहला तो ये कि जो 30,000 करोड़ है वो राज्य
सरकार को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि यहाँ पे जो श्रमिकों और मजदूरों की व्यवस्था वो पूरी तरह से राज्य सरकार करे। उनका दावा है कि ये उनका पूरी तरह से इस पे हक है। दूसरी ओर जो राज्य सरकार के अधीन है, जो उनकी शक्तियां हैं, उस पर केंद्र सरकार जो है अतिक्रमण न करे। ग्रीन जोन की बात करें या रेड जोन की बात करें, ऑरेंज जोन की बात करें, तो यहाँ पे केंद्र सरकार ही ये नीति तय करती है कि ये, तो राज्य सरकार ने ये भी मांग की है कि ये अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। दूसरी ओर जो सामान्य तौर पर जो बैठकों का दौर है छत्तीसगढ़ में, उस लिहाज से चलेगा, लेकिन अहम जो बात है वो मजदूरों को लाना है, और खासकर जो ग्रामीण स्तर है अंशिका, जैसे बस्तर का इलाका है या राजनांदगांव का इलाका है या सरगुजा का इलाका है, या ग्रामीण इलाके होते हैं, इन इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इन इलाकों में मजदूर जाते हैं और वहां पे भी ऐसी हालात विकट होती है, तो सरकार के लिए बड़ा चुनौती का विषय होगा। चुनौती हर राज्य में है लगभग प्रशांत, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और दर्शकों तक तमाम बड़ी खबर पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।